एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आता है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट विच इज़ टॉलरेंट ऑफ बॉलवर्म, अ सीरियस पेस्ट इन द कॉटन ग्रोइंग एरियाज। तो बीटी कॉटन जो है इसको बायोटेक का हम यूज़ करके बनाए हुए हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट है ये, और ये जो है ये बॉलवर्म को टॉलरेट कर सकता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस पेस्ट है। ठीक है, पेस्ट किसको बोलते हैं, वो हार्मफुल कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि प्लांट्स को मेनली हार्म करता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय जेनेटिकली अल्टरिंग द कॉटन जीनोम विद द जीन ऑफ द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, a soil dwelling bacteria। इसको जो क्रिएट किया गया था वो कॉटन जीनोम को किसके साथ मिक्स करके, बैक्टीरियम बैसिलस थोरिनजेनेसिस के साथ। ठीक है, जो कि एक सॉइल ड्वेलिंग बैक्टीरिया है। दिस transgene inserted into the plant genome produces toxin crystal that the plant would not normally produce, which then ingested by a certain population of organisms dissolve the gut lining, leading to the organism's death। इसमें जब हम अगर इसको हम ट्रांसजीन को जब हम इंसर्ट करते हैं प्लांट के जीनोम में, तो वहाँ पे एक टॉक्सिन क्रिस्टल रिलीज होता है। ठीक है, अगर जो कि नॉर्मली प्लांट में प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसजेनिक प्लांट है, अगर बायोटेक से प्रोड्यूस करें तो उसमें प्रोड्यूस होगा। फिर वो जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को जब उसको इंजेस्ट कर लेगा और अपने उसको डिज़ोल्व कर लेगा, उससे जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ हो जाएगा। इट दस एलिमिनेटेड द नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। और इसी बीटी कॉटन की वजह से इस प्रोडक्ट के कह सकते हैं इन्वेंशन होने से क्या हुआ कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स का था यूज़ था वो कंट्रोल हो गया। ठीक है, और ऊपर से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। However, in 2015, BT cotton, which was supposed to be the pest resistant, was affected by white fly attack in Punjab। लेकिन एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ गया कि जो बीटी कॉटन था उसको लोग मानते थे कि वो पेस्ट रेसिस्टेंट है, लेकिन 2015 में एक देखा गया ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे वाइट फ्लाई का अटैक हुआ था, किसमें, कॉटन प्लांट में। फिर बीटी कॉटन was developed by researchers at Monsanto, US, and is the first and only transgenic crop approved by the Genetic Engineering Approval Committee for commercial cultivation in India। तो एक ये जो बीटी कॉटन है इसको डेवलप किया गया था यूएस में, यहाँ के रिसर्चर्स ने किया था इसको डेवलप, और ये एक ऐसा ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने इसको अप्रूव किया है इंडिया में कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट है बीटी ब्रिंजल। ठीक है, बीटी ब्रिंजल इज ए ट्रांसजेनिक ब्रिंजल क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन Cry1AC from the soil bacterium Bacillus thuringiensis into brinjal to make it pest resistant। तो इसमें ब्रिंजल में एक ट्रांसजेनिक ब्रिंजल है जहाँ पे हम एक जीन को इंसर्ट किया गया है Cry1AC। ठीक है, और कहाँ से ये लेकर के सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस थ्रुनजेनेसिस से ब्रिंजल में, ताकि ये क्या हो, ये भी पेस्ट रेसिस्टेंट हो पाए। इट गिव्स बीटी ब्रिंजल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्ट लाइक द मॉथ स्पीसीज सूट बोरर एंड फूड बोरर। ये जो है ये ब्रिंजल को रेसिस्टेंट पेस्ट रेसिस्टेंट बनाता है, लेकिन किसके लिए, मॉथ स्पीसीज के लिए। ठीक है, जो कि सूट बोरर या फिर फ्रूट बोरर होते हैं। बीटी ब्रिंजल is also the first genetically modified food crop in India, which is developed by Maharashtra Hybrid Seed Company Limited, a leading Indian seed company in collaboration with the American multinational Monsanto। तो बीटी ब्रिंजल जो है वो इंडिया का कह सकते हैं पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप है, जो कि महाराष्ट्र का जो लीडिंग सीड कंपनी है, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, उसने कोलैबोरेशन में बनाया था मिल करके अमेरिकन मल्टीनेशनल मॉन्सैंटो के साथ। Genetic Engineering Appraisal Committee has cleared the BT brinjal for commercial cultivation. However, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has put a moratorium on its release in 2010, waiting for more public consultations across the country। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ये अप्राइजल कमेटी है, ठीक है, उसने बीटी ब्रिंजल को कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए अप्रूव तो कर दिया, लेकिन इंडिया में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने उसको अभी और भी मतलब स्कोप में उसको डेवलप करना चाह रहा है कि हम और भी जगह पे हम उसको चेक कर पाए ना, उसका ट्रायल ले पाए। नेक्स्ट है GM मस्टर्ड ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो GM मस्टर्ड और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड। तो GM मस्टर्ड जो है इसको हम लोग धारा मस्टर्ड हाइब्रिड भी कहते हैं, GMH11, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी है मस्टर्ड का, जो कि इसमें ये हर्बिसाइड को टॉलरेट कर सकता है। हर्बिसाइड मतलब जो वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुँचाता है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसको डेवलप कहाँ पे किया गया था, जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, वो जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है।
It was created by the inserting genes such as bar gene, barnase and barsta from soil bacteria that makes mustard self-pollinating and resistance to herbicide named barsta. इसको जो क्रिएट किया गया था जीन्स को, कौन कौन सा जीन्स को इंसर्ट करके, बार जीन, बार्नेस और बास्टा, ठीक है। ये कहाँ से लेकर के, सॉइल बैक्टीरिया से लेके, ताकि हम मस्टर्ड को सेल्फ पॉलिनेटिंग बना सके और वो रेसिस्टेंट हो पाए हर्बिसाइड से लेके। वो कौन सा हर्बिसाइड से, बास्टा से। The yield of DMH11 mustard is claimed to be 25 to 30% more as compared to the varieties grown in India. और DMH11 को जब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड का वैरायटी है, जब उसको मतलब ग्रो किया गया, तो उसमें ये भी मतलब क्लेम किया गया कि लगभग जितना भी अभी हम लोग मस्टर्ड जो भी वैरायटीज़ को उसका सीड्स हम लगाते हैं, उससे 25 to 30% जो होगा इसमें ज़्यादा कल्टिवेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है Terminator seed technology, also known as the genetic use restriction technology. It is the genetic modification of plants to make them produce sterile seeds at harvest. तो ये टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी क्या है, इसको हम जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन करता है प्लांट्स में, जैसे कि जो भी वो सीड्स को प्रोड्यूस करता है ना, वो स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। वो मतलब वो फर्दर वहाँ पे मतलब वो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। It sets off the reproductive abilities of seed, making second generation seeds sterile. This compels farmers to buy seeds from one season to the next. और ये क्या करता है, जो भी सीड्स का जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ है उसको ख़त्म कर देता है। इससे जो नेक्स्ट जनरेशन में अगर हम फिर से लगाएंगे उस क्रॉप को, उसके लिए हमें फ्रेश सीड को परचेस करना पड़ेगा मार्केट से। Seeds harvested from terminator crops not germinate if replanted the following season and therefore a major concern for the farmers to use GM crops. और इसको इस जैसे कि सीड जो हार्वेस्ट करेंगे इसमें इस टर्मिनेटर क्रॉप से, वो दोबारा जर्मिनेट नहीं होगा, दोबारा वो नहीं उगेगा। इसलिए जो फार्मर्स है ना, वो कंपेल हो जाते हैं कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को ही लगाएं, ठीक है, सीड्स को ही लगाएं। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा क्रॉप ग्रो होगा। नेक्स्ट है बायो फोर्टिफिकेशन। तो fortification in simple terms implies the practice of deliberately increasing the content of an essential macronutrient like vitamins in the food so as to improve the nutritional value. तो फोर्टिफिकेशन क्या है, फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सीड में है ना, इस तरीके से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर पा रहे हैं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में ऐड कर रहा है। जैसे कि अगर हम फूड में एक्स्ट्रा विटामिन ले लेते हैं, तो सेम लाइक उस तरह से प्लांट में सीड में हम क्या के एक एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन कर दें, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्टिफिकेशन। Biofortification is the process by which the nutritional value of food crops is improved through agronomic practices, conventional selective breeding और modern biotechnology. तो बायोफोर्टिफिकेशन भी वैसा ही प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स के न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। और कौन से प्रोसेस है, बाय एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, कन्वेंशनल सेलेक्टिव ब्रीडिंग और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। It differs from conventional food fortification in a sense that biofortification aims to increase nutrient levels in the crops during plant growth rather than through manual means during processing of crops. तो ये कन्वेंशनल जो मतलब स्टार्टिंग मतलब पहले जो होता था फूड फोर्टिफिकेशन, उसमें कहा था कि प्लांट जो क्रॉप्स ग्रो होने के बाद, क्रॉप कल्टीवेट होने के बाद उसके प्रोसेसिंग के टाइम में उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता था। लेकिन इसमें क्या किया जाएगा कि जब प्लांट्स ग्रो होंगे ना, स्टार्टिंग में ही हम उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर देंगे, तो जो कल्टिवेशन होगा उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा। Conventionally fortified foods are foods to which extra nutrients have been added. For example, fortification of milk with vitamin D, salt and iodine. तो कन्वेंशनली मतलब कह सकते हैं पहले के टाइम में क्या होता था कि हम फूड्स को जो फोर्टिफाई किया जाता था वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को ऐड करते, लाइक हम अगर मिल्क है तो हम उसमें विटामिन डी ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर, आयोडीन ऐड कर दें, ठीक है। The biofortified crops are also often more resilient to pest disease, higher temperatures, drought and provide a high yield. और जितने भी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स है वो जनरली क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब रेसिलिएंट होते हैं पेस्ट के लिए, मतलब ज़्यादा वो रेजिस्टेंट कर पाते हैं पेस्ट को, चाहे डिजीज़ हो या फिर वो हायर टेम्परेचर को भी बियर कर पाते हैं। और ड्रॉट में भी, ड्रॉट मतलब अगर सूखा भी पड़ जाता है, अगर कम पानी भी होता है तो भी वो ख़राब नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। और यहाँ पे हाई यील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट इंक्लूड द आयरन बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो एंड कैसावा एंड लेग्यूमिस, ठीक है। तो ये क्या है कि हम बायोफोर्टिफिकेशन किए कौन कौन से क्रॉप्स में, लाइक राइस में आयरन का बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, बीन्स में, स्वीट पोटैटो, कैसावा और लेग्यूमिस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जिंक बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ व्हीट, राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो एंड मेज। इसके बाद हम जिंक को भी मिक्स करते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू के रूप में ऐड करते हैं व्हीट, राइस, बीन्स, स्वीट पोटैटो और मेज में।
प्रोविटामिन कैरोटिनाइड बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ स्वीट पोटैटो, कैरेट, मेज एंड कैसावा। इसके अलावा हम कैरोटीन को भी हम ऐड करते हैं किसमें, बायोफोर्टिफिकेशन के प्रोसेस में, स्वीट पोटैटो में, कैरेट में, मेज में और कैसावा में। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ सॉर्गम एंड कैसावा। और अमीनो एसिड और प्रोटीन को भी हम बायोफोर्टिफाई कर सकते हैं सॉर्गम या फिर कैसावा में। अभी डिबेट्स ऑन यूज़ ऑफ GMOs इन एग्रीकल्चर, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है ये कह सकते हैं या सीड्स है, उसको यूज़ करने में क्या एग्रीकल्चर में क्या चीज़ है, मतलब इसके ऊपर क्या डिबेट्स है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है। फर्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट्स, genetic pollution. Genes introduced in GMOs can pass on to the other members of the same species and other species through gene escape, thereby leading to their genetic contamination. Genes might interact at gene, cell, plant and ecosystem level. तो इसमें अगर हम इसका GMOs का क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जेनेटिक पॉल्यूशन। अगर हम बहुत ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, उस सेम स्पीसीज़ में या फिर उसी के थ्रू अदर स्पीसीज़ का जो है जीन्स में भी डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उनका भी जीन कंटेमिनेट हो सकता है और जीन जो है वो अदर जीन से इंटरेक्ट करके वो इकोसिस्टम लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं। फर्स्ट द सेकंड है इंसेक्ट एंड सॉइल बायोटा। Widespread use of GM crops could lead to the development of resistance in biota, insect and bird populations exposed to the GM crops. For instance, herbicide resistance in weeds and the development of super weeds. तो जैसे कि अगर हम मतलब GMOs का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उससे इंसेक्ट्स को भी खतरा है ना, सॉइल बायोटा को भी खतरा है। अगर हम बहुत ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करें तो इससे तो जो है वो बायोटा के लिए बहुत रेजिस्टेंस जाएंगे, इंसेक्ट भी उसमें नहीं आएगा। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड पॉपुलेशन है वो भी उससे डिक्रीज हो जाए, ठीक है। और इससे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस तो होगा ही, वीड जो है वो ख़त्म होगा, लेकिन हो सकता है कि उससे जेनेटिक जीन्स का मॉडिफिकेशन होकर वो एक कोई सुपर वीड्स को बना लें। फिर कंपटीशन विद अदर वेराइटीज़, GM crops could pose a threat to crop biodiversity, especially if grown in areas that are centers of origin of that crop. अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ कर रहे हैं तो एक ऐसे स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे किसी पर्टिकुलर क्रॉप का स्टार्टिंग या ओरिजिन हुआ था तो वो फिर बंद हो जाएगा, वहाँ पे कम्प्लीटली उसका जीन चेंज हो जाएगा। इन एडिशन GM crops could compete with and substitute traditional farmers varieties that have been bred to cope with the local stresses। और इसका मतलब हमें ये हमारा मोटिव क्या होना चाहिए कि GM क्रॉप्स का यूज़ करने में कि जो भी पहले लोग जो बचे हुए सीड्स का जो पिछले सीजन का जो सीड्स लोग बोते थे वो ना बो करके वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज़ करें, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। नेक्स्ट है एक्सेस टू प्लांट मटेरियल। GM crops can be grown only with the GM seeds whose monopoly is with few multi-nutritional companies। और जैसे कि GM क्रॉप्स है ना वहीं पे ग्रो होगा जहाँ पे उस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का मोनोपोली है, ठीक है। एज अपोज टू नॉर्मल क्रॉप्स हुज सीड्स कैन बी यूज्ड बाय द फार्मर्स ईयर आफ्टर ईयर, GM सीड्स हैव टू बी बॉट फॉर एवरी क्रॉप फ्रॉम द मार्केट ओनली। जैसे कि अगर हम पहले बचे हुए सीड्स का ही यूज़ करेंगे हार्वेस्टिंग में, मतलब क्रॉप के कल्टीवेशन में, क्रॉप को सोइंग में, तो क्या होगा कि मतलब प्रोडक्शन तो कम होगा, लेकिन अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज़ करें तो हर बार हमें मार्केट से जो है सीड्स को बोरो करना पड़ेगा। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं GM के क्रॉप्स में, ठीक है। तो पोटेंशियल बेनिफिट्स, फर्स्ट है टॉलरेंस ऑफ क्रॉप्स। इफ़ क्रॉप्स कैन बी मेड मोर रेजिस्टेंस टू कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, इट वुड रिड्यूस द डेंजर ऑफ क्रॉप फेलियर एंड इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। तो हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर सीड्स बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको बना सकते हैं कोल्ड के रेजिस्टेंस, ड्रॉट के रेजिस्टेंस या फिर सॉल्ट या हीट के रेजिस्टेंट, ठीक है, ताकि अगर कोई डेंजर आई भी, कोई भी अगर नेचुरल कैलेमिटी आता भी है तो वो क्रॉप फेलियर ना हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम ना हो। इट वुड बी अ स्टेप फॉरवर्ड मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है वो भी कम होगा। फिर enhanced nutritional value, by inserting genes into crops such as the rice and wheat we can increase their nutritional value, example golden rice। many other similar products aimed at biofortification are in pipeline। अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, कोई भी क्रॉप का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर गोल्डन राइस देखें जो कि विटामिन ए का एक्सेलेंट सोर्स है, ठीक है, तो इस तरीके से वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, तो इस तरीके से हम करके बायोफोर्टिफिकेशन करके उसको न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर फूड सिक्योरिटी, improved productivity from GMOs might mean that farmers will not have to bring much of their land into cultivation. This will assist in food security when the pressure on land uses is increasing। तो इसमें फूड सिक्योरिटी होगी क्योंकि डे बाई डे जो लैंड है वो तो कम हो जा रहा है लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो हमें
प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे एक स्पेसिफिक लैंड में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का यूज़ करना ही होगा। फिर रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, genetically engineered resistance to pest and disease in crops could greatly reduce the chemicals needed for crop protection and could also improve the health of farm and agriculture workers। तो अगर अगर वो जो क्रॉप है या सीड जो है वो अगर पहले से जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, तो अगर वो पेस्ट के रेसिस्टेंट होगा, हर्बिसाइड के रेसिस्टेंट होगा, तो हमें एक्स्ट्रा केमिकल्स को उसमें ऐड नहीं करना होगा। जब एक्स्ट्रा केमिकल नहीं ऐड करना होगा मतलब वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और फार्मर्स का भी मतलब हेल्थ सही रहेगा, ठीक है, और उससे वाटर पॉल्यूशन से भी नहीं होगा। फिर बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स हेल्प टैकल हिडन हंगर एंड ओवरऑल न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी। और बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जो है वो हंगर को टैकल करने में हेल्प करता है और ओवरऑल न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी जो है उसको भी कम करता है। द इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वांटिटी थ्रू बायोफोर्टिफिकेशन ऑल्सो कम्प्लीमेंट्स इंडियाज नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन। तो जो अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रॉप्स का इंक्रीज़ करेंगे बायोफोर्टिफिकेशन के थ्रू, तो क्या होगा, इंडिया का जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इसको हम अभी रीनेम कर दिया गया है पोषण अभियान एंड सपोर्ट्स द गोल ऑफ अटेनिंग कुपोषण मुक्त भारत और माइल्ड न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमें कुपोषण मुक्त भारत बनाना है, माइल्ड न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना 2022 तक। फिर गोल्डन राइस is genetically engineered rice that contains beta carotene, which is converted into vitamin A as needed by the body and gives the grain its golden color। तो गोल्डन राइस का ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस है जो कि जिसमें कि बीटा कैरोटीन होता है और ये जो खुद ब खुद है विटामिन ए को में कन्वर्ट हो जाता है एज़ पर द नीड ऑफ द बॉडी, और इसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर जो होता है वो गोल्डन होता है, ठीक है। It is developed by the International Rice Research Institute and its partners the Philippines Rice Research Institute and the Bangladesh Rice Research Institute। ये जो गोल्डन राइस है ये डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और बांग्लादेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर के इसको बनाया था। Golden rice is intended to complement current strategies in the fight against vitamin A deficiency and is intended to supply up to 30 to 50% of the estimated average requirement for vitamin A for preschool age children and pregnant for lactating mother। तो गोल्डन राइस जो है इसका अगर यूज़ कर जाए बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो क्या होगा कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो भी डिजीज़ होते हैं, ठीक है, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि लाइक विटामिन ए में जो अक्सर डिफिशियंसी होती है वो स्मॉल है ना, स्मॉल चिल्ड्रन में, ठीक है, और फिर जो लैक्टेटिंग मदर है उनमें होता है। फिर मधुबन गाजर। तो मधुबन गाजर अ बायोफोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी इज डेवलप्ड थ्रू द सिलेक्शन मेथड विथ हायर बीटा कैरोटीन कंटेंट एंड आयरन कंटेंट। तो मधुबन गाजर जो है ये एक बायोफोर्टिफाइड कैरेट है जिसमें कि ऐड किया हुआ है हाई अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है, लाइक विटामिन ए, और उसमें आयरन कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द श्री वल्लभ भाई वशरम भाई मरविनिया इन अ फार्मर साइंटिस्ट फ्रॉम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। इसको डेवलप कहाँ किया गया था, श्री वल्लभ भाई वशरम भाई मारवेनिया जो कि एक फार्मर साइंटिस्ट हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। फिर बायोपेस्टिसाइड। Unlike conventional pesticide, biopesticides are less toxic to the natural environment and are target specific, that is that affect only the target pest। तो जो जैसे कि पहले जो कन्वेंशनल पेस्टिसाइड यूज़ होते थे, ठीक है, वो उसके अगर उनको रिप्लेस करके अगर हम बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो ये कम टॉक्सिक भी होते हैं और ये नेचुरल इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता है और ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स हम जिस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए इसको डाल रहे हैं बस वही पेस्ट इससे किल होगा। इट डज़ नॉट हार्म अदर ऑर्गेनिम्स जस्ट द बर्ड्स इंसेक्ट एंड मैमल्स। ये जो है बायो पेस्टिसाइड वो अदर एनिमल्स को हार्म नहीं करता, लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट या फिर मैमल्स को। अब एग्जांपल्स ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, इसके क्या क्या एग्जांपल है बायो पेस्टिसाइड के। द फर्स्ट है बैसिलस थ्रूनगेनेसिस, जिसको हम बीटी कहते हैं। तो बीटी रिलीजेस टॉक्सिन्स विच डैमेज द मिड गट ऑफ द पेस्ट व्हेन इंजेस्टेड बाय द पेस्ट लार्वा इवेंचुअली किलिंग इट। इट इज़ प्राइमरली अ पैथोजन ऑफ मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। तो ये जो बैसिलस थ्रूनजिएंसिस है ये जो है इसको हम लोग बीटी भी कहते हैं। ये जो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि जो अगर पेस्ट जो है अगर उसको खा लेगा तो उसके मिड गट में जो है ना वो इंजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो लार्वा जो है वो फट जाएगा, ठीक है, इससे वो अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए ये जो एक पैथोजन है जिसको जो कि बनाया गया मॉथ्स और बटरफ्लाइज के हेल्प से। फिर बैक्यूलो वायरसेस। दिस टारगेट स्पेसिफिक वायरसेस आर इफेक्टिव अगेंस्ट लेपिडोप्टेरस पेस्ट ऑफ कॉटन राइस एज वेल एज वेजिटेबल।
तो बैक्यूलोवायरस जो है ये एक टारगेट स्पेसिफिक वायरस है जो कि किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, लेडोप्टेरस पेस्ट ऑफ कॉटन, राइस और वेजिटेबल के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी इज ए टेक्निक दैट यूजेस जीन्स एज थेराप्यूटिक एजेंट्स टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज। जीन थेरेपी एक टेक्निक है जहाँ पे हम जीन्स का यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ नॉर्मल जीन टू रिप्लेस एन एबनॉर्मल और फॉल्टी जीन टू इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज़। इसमें क्या होता है कि हम नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देते हैं, जो भी डिफेक्टिव या एबनॉर्मल जीन है उसको रिप्लेस करके, और इससे जो बॉडी का जो एबिलिटी है डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने का वो इंक्रीज़ कर जाता है। दिस टेक्निक दस हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रीट अ डिसऑर्डर बाय इंसर्टिंग अ जीन इनटू अ पेशेंट सेल इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रग्स और सर्जरी। मतलब अगर हम जीन थेरेपी का यूज़ करें तो हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी या बिना किसी मेडिसिन और ड्रग्स को लिए हुए, ठीक है। द थेरेपी हैज़ शोन पॉजिटिव रिजल्ट इन ट्रीटिंग डिजीजेज एज द सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, ब्लाइंडनेस बाय रेटिनिटिस एट्सेट्रा। इस थेरेपी से बहुत सारे डिजीज़ को हम ट्रीट करने में अभी तक सक्सेसफुल हो गए हैं, लाइक सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, हीमोफीलिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ब्लाइंडनेस जो कि टेटनिसिस के से काउज होते हैं। फिर इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी इज द mechanism of treating a particular disease by exploiting the body's own immune system। तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने ही बॉडी को और इम्यून के लिए, जैसे स्टेंट करके एक्सप्लॉइट करके। Immunotherapies designed to boost an immune response are classified as activation immunotherapies, while immunotherapies that reduce or suppress an immune response are classified as suppression immunotherapies। तो इम्यूनोथेरेपीज़ भी है जो वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, ठीक है, ताकि कोई भी अगर इंसेक्ट्स आए, कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन आए तो उसके लिए ये रेसिस्टेंट हो जाए, ठीक है। और इम्यूनोथेरेपीज़ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम को, ताकि इसको हम क्या बोलेंगे, सप्रेशन इम्यूनोथेरेपीज़। एक्टिवेशन थेरेपीज़ आर जनरली यूज्ड फॉर कैंसर एंड अदर सीवियर डिजीजेस। और एक्टिवेशन थेरेपी जो होता है इम्यूनोथेरेसिस का जो मतलब एक्टिवेशन थेरेपी है उसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैंसर या अदर सीवियर डिजीज़ को ट्रीट करने में। सप्रेशन थेरेपीज़ आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज एंड अदर रिक्वायर्ड आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। सप्रेशन थेरेपीज़ आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज एंड आर रिक्वायर्ड आफ्टर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। एक्टिवेशन थेरेपीज़ तो हम तो करते हैं, वो करते हैं कैंसर में या फिर कोई भी जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ हो, ठीक है। लेकिन सप्रेशन थेरेपीज़ का जो यूज़ करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, बहुत ही स्मॉल माइनर चीज़ों के लिए, ठीक है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तब भी हम कर सकते हैं सप्रेशन का यूज़, ठीक है, सप्रेशन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग।